नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। पंजाब में कांग्रेस सियासी प्रयोग कर चुनाव में अपना राजनीतिक हश्र देख चुकी है। पंजाब की हार से सबक लेते हुए कांग्रेस अब दूसरे राज्यों में स्थापित नेताओं पर ही भरोसा जता रही है। हरियाणा में कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी उदय भान को सौंपी गई है, जो दलित समुदाय से आते हैं। ऐसे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को सौंपा है। ऐसे में साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस अब अपने स्थापित और मजबूत नेताओं के सहारे ही चुनावी जंग लड़ने का फैसला किया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश शुक्रवार दोपहर 1 बजे 10वीं और 12वीं कक्षा का वार्षिक परिणाम घोषित करने वाला है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकेंगे। रिजल्ट चेक करने का स्टेप ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया जाएगा। इस बार एमपी बोर्ड की परीक्षा 18 लाख स्टूडेंट शामिल हुए थे। आखिर पेपर 12 मार्च को हुआ। 36 दिन में 35,000 शिक्षकों ने 19 लाख स्टूडेंट की आंसर कॉपी जांची। कॉपियों के वैल्यूएशन का काम 5 मार्च को 10 अप्रैल तक किया गया था। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार एवं विभाग के प्रमुख सचिव रश्मि अरुण समी 29 अप्रैल को दोपहर 1 बजे सिंगल क्लिक पर ऑनलाइन रिजल्ट घोषित करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने बृहस्पतिवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। पूर्व मंत्री और 7 बार की विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह को कमलनाथ के स्थान पर कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त किए जाने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बृहस्पतिवार को कमलनाथ को लिखे एक पत्र में कहा, कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायक दल मध्य प्रदेश के नेता पद से आपका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। उत्तर प्रदेश में धर्म स्थलों से 72 घंटे के भीतर 11,000 से अधिक लाउड स्पीकर उतारे जा चुके हैं, तो इससे कहीं अधिक की आवाज को धीमा कर दिया गया है। यूपी सरकार की इस कदम की लाउड स्पीकर विवाद को जन्म देने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने भी तारीफ की है। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि सरकार ने धर्म स्थलों से उतारे गए लाउड स्पीकर की संख्या तो बता दी, लेकिन यह कब बताएगी कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया। आज तक के खास कार्यक्रम 3rd डिग्री में पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन टीम के रणनीतिकार प्रशांत किशोर से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस को किसी पीके की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा है कि मीडिया मुझे जरूरत से ज्यादा बड़ा बनाकर दिखा रही है। मेरा कद किरदार इतना बड़ा नहीं कि राहुल गांधी मुझे भाव दे। कांग्रेस को किसी पीके की जरूरत नहीं, खुद फैसला ले सकते हैं। 3rd डिग्री में प्रशांत किशोर ने कहा है कि मुझे कांग्रेस को जो बताना था वो बता दिया, अब उनकी मर्जी है कि वो उस पर काम करे या ना करे। प्रशांत किशोर ने आगे बताया कि कांग्रेस को दिए लीडरशिप के फॉर्मूले में ना राहुल गांधी थे, ना प्रियंका वाड्रा। अब ऐसे में इसका क्या नाम है। और आपको बता दें कि इस पर पीके चुप्पी साध गए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस से बातचीत में नेता को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। देश की सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या जीवन बीमा निगम ने आखिरकार आईपीओ को लेकर घोषणा कर दी है। देश का सबसे बड़ा आईपीओ 4 मई को आ रहा है। एंकर निवेशकों के लिए इसे 2 मई को खोला जाएगा। यह आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 4 मई से 9 मई तक ओपन रहेगा। स्टॉक एक्सचेंज पर इसकी लिस्टिंग 17 मई को होगी। इसके पहले सूत्रों ने मंगलवार को जानकारी दी थी कि एलआईसी का आईपीओ अगले हफ्ते 4 मई को ओपन होगा। इसके पहले इसे 2 मई को एंकर निवेशकों के लिए खोला जाएगा। युद्ध के चलते यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों की आगे की पढ़ाई के लिए पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी आगे आ गई है। ममता सरकार ने ऐलान किया है कि यूक्रेन से लौटे मेडिकल के छात्र बंगाल के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि यूक्रेन से लौटे सभी मेडिकल छात्र पश्चिम बंगाल के मेडिकल कॉलेजों में अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इसके अलावा ममता सरकार ने कॉलेजों से यह भी कहा है कि यूक्रेन से लौटे छात्र अलग अलग कोर्स करना चाहे तो उन्हें फीस में रियायत दी जाए। देश के कई हिस्सों में बिजली संकट पैदा हो गया और बिजली में कटौती देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी कमी बताई जा रही है। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि राजस्थान के अंदर गहराए बिजली संकट से ज्यादा उत्पादन हो रहा है, लेकिन राज्य में 50% बिजली का इस्तेमाल उद्योग में लग रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि एक बार फिर से बिजली संकट लोगों को सताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान से जुड़ी बड़ी खबर है। आजम खान की जमानत पर फैसला फिलहाल टल गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक पत्र देकर कुछ तथ्य और दिए जाने की बात के बाद इस मामले की सुनवाई अब 4 मई को होगी। आजम खान पर दर्ज 72 मामलों में से 71 में आजम को जमानत मिल चुकी है। शत्रु संपत्ति पर कब्जे का ये 72वां मामला है। कोर्ट के फैसले के बाद अब आजम खान की ईद जेल में ही मनेगी। आजम खान की जमानत पर यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि आजम की जमानत पर उसे कुछ नए तथ्य पेश करने हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने गुरुवार को कहा कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर 5 से 12 साल के बच्चों की टीकाकरण पर फैसला लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को होने वाले टीकाकरण पर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में कहा था कि सरकार की प्राथमिकता आज स्कूलों में विशेष अभियान के साथ सभी योग्य बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण करना है। 7 राज्य सरकारों से पेट्रोल डीजल पर वैट रेट घटाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर राजनीतिक घमासान मच गया है और तेल पर टैक्स के मसले पर देश में एक बड़ी बहस छिड़ गई है। अधिकतर विपक्ष शासित राज्यों ने प्रधानमंत्री के प्रस्ताव को खारिज करते हुए केंद्र पर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाया है, जबकि पेट्रोल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए आरोप लगाया कि वो आम लोगों को टैक्स घटाकर बढ़ी हुई तेल की कमियों में और कीमतों में राहत नहीं देना चाहते। दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बड़े ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। केंद्रीय ड्रग्स एजेंसी ने हेरोइन की एक बड़ी खेप बरामद की है। वहीं एक इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का खुलासा करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। इस ड्रग्स सिंडिकेट के तार अफगानिस्तान तालिबान से जुड़े पाए गए हैं। शाहीन बाग से 50 किलो हेरोइन, 30 लाख कैश, नोट गिनने की मशीन और 47 किलो अन्य ड्रग्स बरामद की गई है। बरामद की गई हेरोइन की कीमत करीब 300 करोड़ रुपए है। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्ता पर काबिज कांग्रेस पार्टी अभी से जीत का दम भर रही है, लेकिन पिछले 5 राज्यों के चुनावी नतीजों को देखते हुए इतना आसान भी नहीं है। लेकिन उदयपुर में अगले महीने होने जा रहे चिंतन शिविर से पहले सचिन पायलट को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो रहा है। 2023 के चुनाव की रणनीति को लेकर हाल ही पायलट ने पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद से चर्चा है कि सत्ता में वापसी के लिए पार्टी के पास सचिन पायलट का कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। पंजाब के गुरदासपुर को बड़ी सौगात मिलने वाली है। यह दावा गुरदासपुर के सांसद और अभिनेता सनी देओल ने किया है। सांसद के निजी सहायक पंकज ने बताया कि सनी देओल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के साथ स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर अहम बैठक की। इस दौरान गुरदासपुर लोकसभा क्षेत्र में एम्स या पीजीआई सैटेलाइट सेंटर स्थापित करने के संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा हुई है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने पहले माइक्रो लॉबिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर हिस्सेदारी खरीदी और कुछ समय ही उसे 100% खरीद लिया। बीते सोमवार को दोनों कंपनियों के बीच डील पर मुहर लगी। इस मसौदे को 6 महीने में पूरा करने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं इस बीच ऐसी खबर भी चर्चा में है कि मस्क इस डील से कदम पीछे भी खींच सकते हैं। इसके लिए कई बड़े वजह भी बताई जा रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को बताया कि डिजिटल साक्षरता के लिए शुरुआत को की गई। और आपको बता दें कि एक बार फिर से साक्षरता अभियान में महिलाओं की संख्या बढ़ी है। ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान कार्यक्रम के तहत देश में करीब 2 करोड़ महिलाएं डिजिटल रूप से साक्षर हुई है। इस सभी को डिजिटल रूप से साक्षर होने का प्रमाण पत्र भी दिया गया है। प्रधान PMG दिशा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कंप्यूटर या डिजिटल डिवाइस जैसे टैबलेट, स्मार्टफोन आदि संचालित करने, ईमेल भेजने और प्राप्त करने, इंटरनेट चलाने, डिजिटल भुगतान करने और सरकारी सेवाओं तक पहुंच के लिए प्रशिक्षण देकर सशक्त बनाना है। भाजपा ने दिल्ली के मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर माधवपुरम कर दिया है। इसके साथ ही दिल्ली के 39 अन्य गांवों के नाम बदलकर प्रतिष्ठित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, वैज्ञानिकों, खिलाड़ियों, धर्म गुरुओं या सामाजिक हस्तियों के नाम पर रखने का प्रस्ताव किया जा चुका है। गांव के नाम बदलने की ये सियासत तब की जा रही है जब दिल्ली के नगर निगम के पास गाँव के नाम बदलने का कोई भी अधिकार नहीं है। दिल्ली सरकार यदि उपराज्यपाल के पास प्रस्ताव भेजे तो उपराज्यपाल के जरिए नाम बदलने की एक कोशिश अवश्य की जा सकती है। वंदे भारत एक्सप्रेस को मिले अच्छे रिस्पांस को देखते हुए अब इंडियन रेलवे ने स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की प्लानिंग में है। इसके लिए इंडियन रेलवे ने 200 स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए टेंडर जारी किया है। इस टेंडर में एक्सप्रेस के डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस शामिल है। इसके अलावा रेलवे ने वंदे भारत के अपग्रेडेशन के लिए भी टेंडर जारी किया है। बता दें कि टेंडर की आखिरी तारीख 26 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के लिए इतनी कड़ी आचरण संहिता बना दी है कि अब मंत्रियों की समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, किससे सम्मान ले और किससे सम्मान ना ले। यही नहीं, बकायदा आचरण संहिता का तैयार करके योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है जैसे कड़े नियम भी बना दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस पहल से जनता तो वाहवाही होने वाली है, लेकिन मंत्रियों के पसीने छूट रहे हैं। जानकारों के मुताबिक इस आचरण संहिता में कहा गया है कि अगर किसी मंत्री को 5,000 रुपये से ज्यादा का उपहार मिल रहा है तो वो उसके लिए इनकार कर दे। लोक प्रतिनिधि अधिनियम के तहत सभी विधायकों और मंत्रियों के लिए मानक तय किया गया है।
उत्तर भारत में गर्म मौसम ने लोगों को परेशान कर रखा है। राजधानी दिल्ली में भी इन दिनों लोग भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिन दिल्ली वासियों के लिए और गर्म साबित हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, जबकि अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इधर मौसम विभाग ने आशंका जताई कि अगले 4 दिनों तक दिल्ली वासियों को भीषण हीटवेव का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में लोगों को इस हीटवेव से बचने के लिए एहतियात बरतने की भी सलाह दी गई है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।